नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास में। लीजिए, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 13 लेकर फिर हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 13। अगले दिन मैंने काम से लौटकर मॉम को फोन किया। क्लेटन में काफी शांत दिन रहा था, इसलिए मुझे सोचने के लिए काफी समय मिल गया था। मैं मिस्टर सनके के साथ कल हुई मुठभेड़ के बाद से काफी घबराहट में हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस अनुबंध के बारे में कुछ ज्यादा ही नकारात्मक हो रही हूँ। हो सकता है वह इन बातों को यूं ही हवा में उड़ा दे। मेरी मॉम ने बहुत सारी माफियों के साथ सफाई दी कि वो मेरे ग्रेजुएशन वाले कार्यक्रम में नहीं आ सकेंगी। बॉब के किसी लिगामेंट में कोई मोच आ गई है और मॉम को उसकी तीमारदारी करने के लिए रुकना होगा। ईमानदारी से कहूँ तो बॉब भी मेरी तरह ही है, बहुत जल्दी चोटिल हो जाता है। बेशक आराम तो आ ही जाएगा, पर इस वजह से उनका आना संभव नहीं होगा। एना, हनी, आई एम सॉरी। मॉम फोन में ही कलपने लगी। मॉम, कोई बात नहीं, रे वहाँ होंगे। एना, तू कैसी थकी थकी सी बोल रही है, सब ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, काश आप जान पाती कि मैं इन दिनों एक ऐसे पैसे वाले सनकी के साथ हूँ जो मुझसे बड़े ही अजीब से यौन संबंध बनाने की हामी चाहता है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या तुम किसी से मिली हो? नहीं मॉम, अभी ऐसी कोई बात करने का मूड नहीं है। अच्छा डार्लिंग, वीरवार को मुझे सारा दिन तुम्हारी ही याद आएगी। आई लव यू, और तुम जानती हो ये बात डार्लिंग। मैंने अपनी आंखें बंद की और उनके शब्दों ने मुझे भीतर से रोशन कर दिया। लव यू टू मॉम। बॉब को मेरी तरफ से हाय कहना। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ हनी, कह दूंगी। बाय बाय। मैं फ़ोन के साथ अपने बेडरूम में मंडरा रही थी। मैंने यूं ही मशीन ऑन की और ईमेल प्रोग्राम खोल लिया। कल देर रात या आज सुबह क्रिश्चियन का ईमेल आया हुआ है। आप चाहे जो भी समझ लें। मेरे दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई। हाय, कहीं उसने इनकार न कर दिया हो सकता है कि उसने डिनर ही रद्द कर दिया हो। ये सोच ही कितनी पीड़ादायी है। मैंने इस सोच को दिमाग से झटका और ईमेल खोला। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तुम्हारे मुद्दे, डेट 24 मई। टू एनास्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, यहाँ मैं तुम्हारे मुद्दों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें सबमिसिव शब्द के कुछ अर्थ और परिभाषाएं बता सकता हूँ? विनम्र सेवक, आसानी से वश में आने वाला, लचीला, घरेलू, पालतू, सहज अनुगामी, दब्बू, आज्ञाकारी, विनम्र, विनीत, आज्ञाकारिता, विनम्रता पूर्वक आदि। विपरीत, विद्रोही या आज्ञा न मानने वाला। मूल 1580 से 90। तुम मेरी सेक्स गुलाम बनने के लिए हामी देने आ रही हो, इसलिए इन शब्दों को ध्यान में रखना। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट, डेट 24 मई। क्रिश्चियन ग्रे। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी आपने जो अर्थ दिए हैं उनका मूल बहुत पुराना है और हम 2011 में जी रहे हैं। हम तब से बहुत प्रगति कर चुके हैं। क्या मैं आपको अपनी मुलाकात के लिए कुछ बता सकती हूँ? समझौता, दो लोगों के बीच आपसी रजामंदी से तय की गई बातें, आपसी मतभेदों को भुलाकर तय किए गए मुद्दे, किसी रजामंदी का परिणाम, विभिन्न जान पड़ने वाली बातों के बीच तालमेल आदि। एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट मेरे मुद्दे, डेट मई 24। टू एनास्टेशिया स्टील, मिस स्टील, हमेशा की तरह सही बात कही। मैं तुम्हें कल अपार्टमेंट से 7 बजे ले लूंगा। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट 2011। औरतें भी गाड़ी चला सकती हैं। मई, डेट मई 2024। डेट मई 24। टू क्रिश्चियन ग्रे, सर, मेरे पास एक कार है, मैं कार चला सकती हूँ। मैं आपसे कहीं मिलना चाहूंगी। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक। कहाँ मिलने आऊं?
आपके होटल में 7 बजे? एना फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट अड़ियल नवयुवती। डेट मई 24। टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, मैं 24 मई 2011 को 1:27 पर भेजी गई मेल और उसमें दी गई परिभाषा का संदर्भ देना चाहूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वो कर पाओगी जो तुमसे करने को कहा जाए? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक्स। एनेस्टेशिया स्टील, हठी इंसान। डेट मई 24। टू क्रिश्चियन ग्रे। मिस्टर ग्रे, मैं ड्राइव करना चाहूंगी प्लीज। एना फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट खिजाऊ इंसान। मई 24। डेट टू एनेस्टेशिया स्टील। अच्छा, मेरे होटल में शाम 7 बजे। मैं तुम्हें मार्बल बार पर मिलूंगा। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट इंसान इतना हठी भी नहीं है। डेट 24 मई। टू क्रिश्चियन ग्रे। धन्यवाद एना। क्रिश्चियन ग्रे, खिजाऊ युवती। मई 24। टू एनेस्टेशिया स्टील, तुम्हारा स्वागत है। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक्स। मैंने रे को फोन किया तो वह सॉल्ट लेक सिटी की किसी सॉकर टीम के साउंडर्स को खेलते देख रहे थे। हमारी बातचीत काफी छोटी रही। वे वीरवार को ग्रेजुएशन समारोह के लिए आने वाले हैं। वे इसके बाद मुझे खाने के लिए कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं। रे से बात करके अचानक ही दिल भर आया और गले में कुछ अटक सा गया। मॉम के रोमानी तमाशों के बीच वे हमेशा मेरा सहारा बनकर खड़े रहे हैं। हम दोनों का नाता बहुत ही खास है। भले ही वे मेरे सौतेले पिता हैं, पर उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मुझसे तो उन्हें देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत समय पहले मुलाकात हुई थी। इस समय मुझे उनके साथ और दुलार की सख्त जरूरत है। हो सकता है कि मैं अपने भीतरी रे को कल की मुलाकात के लिए दिशा दे सकूं। केट और मैंने रेड वाइन के साथ पैकिंग पर ध्यान दिया। जब हम बिस्तर पर गए तो मेरे कमरे के तकरीबन सामान पैक हो गया था। मैंने खुद को शांत महसूस किया। हर चीज को पैक करने के काम ने मन को अच्छे से उलझाए रखा और अब मैं थकान महसूस कर रही हूँ। मैं पूरी रात की भरपूर नींद चाहती हूँ। मैं बिस्तर में घुसी और जल्द ही सो गई। पॉल न्यूयॉर्क में किसी फाइनेंस कंपनी में अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले प्रिंसटन लौट आया है। आज वह सारा दिन स्टोर में मेरे पीछे घूम घूम कर डेट के लिए पूछता रहा। उसने तो खिजा कर रख दिया। पॉल, मैं तुमसे सैकड़ों बार कह चुकी हूँ कि आज तुम्हारे साथ जाना संभव नहीं है। आज मेरी किसी और के साथ डेट है। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। तुम मुझे बहकाने के लिए ऐसा कह रही हो। तुम्हारी कोई डेट नहीं। तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही पेश आती हो। हाँ, शुक्र है तुम्हें अंदाजा हो गया। पॉल, मुझे नहीं लगा कि बॉस के भाई के साथ डेट पर जाने में कोई अक्लमंदी होगी। शुक्रवार को तो तुम यह जगह छोड़ रही। तुम कल से यहाँ काम नहीं करोगी और मैं शनिवार को सियाटल में मिलूंगी। तुम जल्द ही न्यूयॉर्क चले जाओ। कोशिश करने पर भी इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते। वैसे भी आज शाम मेरी डेट है। जोस के साथ? नहीं। किसके साथ? पॉल। ओह, ये तो जान नहीं छोड़ने वाला। क्रिश्चियन ग्रे। मैं अपने सुर की खींच को दबा नहीं पाई और ये तरीका कारगर रहा। पॉल का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से मुझे ताकने लगा। ओह, यहाँ तक कि उसका नाम ही लोगों को हैरत में डाल देने के लिए काफी है। तुम क्रिश्चियन ग्रे के साथ डेट कर रही हो? उसने सदमे से उबर कर पूछा। उसकी आवाज में छिपा विश्वास भांपा जा सकता था। हाँ। अच्छा। पॉल दंग था। मेरे भीतर बैठी लड़की ने उसे गंदे व अश्लील तरीके से इशारा करते हुए मुस्कान दी। उसके बाद उसने मुझे अनदेखा किया और मैं पूरे 5 बजे वहां से बाहर थी। केट ने मुझे आज और कल समारोह के लिए 2 जोड़ी पोशाक और जूते उधार दिए थे। काश मैं भी अपने कपड़ों की खरीदारी पर ध्यान दे पाती, पर यह सब मेरे बस की बात नहीं है। तो तुम्हारे बस में क्या है एनास्टेशिया? क्रिश्चियन ग्रे का प्यार से पूछा गया सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगा। मैंने गर्दन झटक कर अपनी घबराहट पर काबू पाया। आज शाम के लिए मैरून रंग की कॉकटेल ड्रेस चुनी है। बेशक दिखने में थोड़ा व्यावसायिक लुक देती, पर मैं भी तो एक अनुबंध पर सौदेबाजी करने जा रही हूँ।
मैं नहाई, अपनी टांगों में बगलें शेव की और सिर धोकर बालों को सुखाने में पूरा आधा घंटा लगाया ताकि उसकी लटें मेरी छाती और पीठ पर लहरा जाएं। फिर बालों को चेहरे के एक ओर ले जाते हुए कंघी से अटका दिया। थोड़ा सा मस्कारा और लिप ग्लॉस लगाया। मैं कभी मेकअप नहीं करती, मुझे इससे डर लगता है। मेरी कोई भी साहित्यिक नायिका कभी मेकअप नहीं करती थी। अगर भी करती तो शायद मुझे भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी होती। मैंने पोशाक से मेल खाते ऊंची एड़ी सैंडल पहने और 6:30 तक तैयार हो गई। कैसी लग रही हूँ? मैंने केट से पूछा। उसने दांत दिखाए। वाह एना, तू तो चमक गई। उसने गर्दन हिलाई। हॉट लग रही है। हॉट? मैं तो बिजनेस वुमन दिखना चाह रही थी। हाँ, वह भी लग रही है, पर ये पोशाक और रंग तुझ पर सूट कर रहे हैं और ये तेरे शरीर से कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई है, उसने कहा। केट, मैंने फटकारा। एना, सच बोल रही हूँ, कुल मिलाकर सारा पैकेज मस्त है। समझ वह तो तेरे काबू में आ गया। मेरे चेहरे पर गंभीर रेखाएं खींच गईं। ओह, तू क्या जाने केट आज क्या होने वाला है। मुझे अपनी शुभकामनाएं दें। तुझे डेट के लिए शुभकामनाएं चाहिए? उसने हैरानी से भवें चाही। हाँ केट। अच्छा, गुड लक। उसने मुझे गले से लगा और मैं गेट से बाहर आ गई। मुझे अपनी वांडा सी ब्लू बीटल के नंगे पांव ही चलाना होगा क्योंकि इसे हील पहनकर नहीं चलाया जा सकता। मैं 6:58 पर हीटमैन पहुंची और कार की चाबियां पार्किंग के लिए दी। उसने मेरी बीटल को बड़ी हैरानी से देखा, पर मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत बटोरते हुए होटल में कदम रखा। क्रिश्चियन यूं ही बार के पास झुककर खड़ा था। उसके हाथ में व्हाइट वाइन का एक ग्लास है। उसने काली जीन्स, काली टाई व काली जैकेट के साथ सफेद लिनन की कमीज पहनी हुई है। बाल हमेशा की तरह बिखरे हुए हैं। मैंने आह भरी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी उसे निहारती रही। उसने घबराहट से प्रवेश द्वार की ओर देखा और अचानक मुझे देखते ही स्थिर हो गया। पहले 2 बार पलकें झपकाई, फिर एक अलसाई सी मीठी मुस्कान से मुझे वश में कर लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि अपना होंठ ना काटूं। मैं आगे बढ़ी और मुझे पता था कि आज एनेस्टेशिया स्टील हाई हील में है, इसलिए सोचकर कदम रखना था। वो अपने सधे कदम अंदाज में आगे आया। तुम तो कमाल दिख रही हो मिसेस स्टील, कहना ही पड़ेगा। उसने मेरी बांह थामी और एक कोने में ले गया। उसने वहीं से वेटर को संकेत किया। तुम क्या लेना चाहोगी? मेरे होठों पर एक छिपी मुस्कान खिल गई और मैं बूथ में बैठकर सोचने लगी कि शुक्र है आज कम से कम पूछ तो रहा है। मैं वही लूंगी जो तुम ले रहे हो, प्लीज। देखा मैं कितने अच्छे तरीके से पेश आ सकती हूँ। उसने मुग्ध भाव से एक और ग्लास सेंसरिक ऑर्डर दिया और मेरे साथ बैठ गया। यहाँ का वाइन सलर जबरदस्त है। उसने मेज पर पौनियां रखते हुए उंगलियों से अपनी चिबुक थाम ली। आंखों में कुछ अजीब से जीवंत भाव थे और अचानक मैं फिर से वही खिंचाव और आकर्षण महसूस करने लगी। मैं बेचैनी से अंदर ही अंदर पलटी। मुझे खुद को शांत रखना होगा। क्या तुम घबरा रही हो? उसने प्यार से पूछा। हाँ। वह आगे झुका। मैं भी। वह धीरे से बोला। मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई। क्रिश्चियन ग्रे और घबराहट। मैंने पलकें झपकाई और वह मुस्कुराने लगा। वेटर एक प्लेट में मिक्स नट्स व ऑलिव के साथ मेरा ऑर्डर ले आया। तो हम ये सब कैसे तय करने जा रहे हैं? मैंने अपने बिंदुओं पर नजर मारते हुए पूछा। मिसेस स्टील, आप हमेशा की तरह अधीर हैं। वैसे मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि आज के मौसम के बारे में आपका क्या कहना है? वह मुस्कुराया और एक ऑलिव अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुंह की ओर आंखें जाते ही जाने क्यों मैं लजा सी गई। मुझे तो लगता कि आज का मौसम बड़ा ही आम था। मिस्टर ग्रे, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जी हाँ मिसेस स्टील। क्या तुम जानते हो कि यह अनुबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं है? मिसेस स्टील, मुझे इस बारे में अच्छी तरह पता है। क्या तुम मुझे ये बात अपने आप बताते? उसने त्योरी चढ़ाई। तुम सोचती हो कि पहले तुम्हें मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ उलझा लेता, फिर दिखावा करता कि तुम तो कानूनी रूप से बंधी हो? हाँ। तो तुम मेरे बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं रखती। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
एनेस्टेशिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कानूनी तौर पर मान्य है या नहीं। यह हम दोनों के बीच तय की गई एक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें बताती है कि मैं तुमसे क्या चाहूंगा और तुम मुझसे क्या अपेक्षा रख सकती हो। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम साइन मत करो। यदि साइन करने के बाद भी तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो ऐसे कई रास्ते हैं जिनके माध्यम से तुम अलग हो सकती हो। अगर ये कानूनी तौर पर लागू होता भी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं आगे जाकर तुम पर जबरदस्ती मनमानी करता और तुम्हें अदालत में घसीटता? मैंने शराब का एक लंबा घूंट लिया। भीतर बैठी लड़की ने कंधे पर थपकी दी। हिम्मत रख और दिमाग के ताले बंद मत होने देना और ज्यादा शराब भी मत पी। रिश्ते ईमानदारी और भरोसे की नींव पर टिकते हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मुझ पर भरोसा करो ताकि तुम जान सको कि मैं तुम पर किस तरह से असर डाल रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कितनी दूर तक जा सकता हूँ, तुम्हें कितनी दूर तक ले जा सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं हो सकती तो बेशक हम यह सब नहीं कर सकते। ओह, वो मुझे कितनी दूर तक ले जा सकता है। तो एनेस्टेशिया, बात बिल्कुल साफ है, तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं? उसकी आंखें तेजी से दहक रही हैं। क्या तुमने पिछली 15 के साथ भी ऐसी चर्चा की थी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे सब पहले से इस काम से जुड़ी थी। वे जानती थीं कि मुझसे इस रिश्ते में क्या चाहती थी और मैं उनसे क्या अपेक्षा रख सकता था। उनके साथ तो बस थोड़ी बातचीत हुई और कोमल सीमाओं की चर्चा ही करनी पड़ी। क्या तुम किसी स्टोर से उन्हें लाते थे? वह हंसा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे? तुम यही सब चर्चा करना चाहती हो या हम दूसरी बातों पर गौर कर लें? तुम्हारे मुद्दे, जैसा कि तुमने कहा। मैंने थूक निगला। क्या मैं उस पर भरोसा करती हूँ? क्या यह सारी बात भरोसे पर टिकी है? बेशक यह दो तरफा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैंने जोश को फोन किया था तो कैसे पेश आया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने मेरी सोच को भंग कर दिया। अरे नहीं, खाना नहीं। क्या आज कुछ खाया था? मैंने उसे घूरा। ईमानदारी। हाय, उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आने वाला। नहीं, मैंने छोटा सा उत्तर दिया। एनेस्टेशिया, तुम्हें खाना होगा। हम यहाँ या मेरे स्वीट में खा सकते हैं। तुम क्या चाहोगी? मुझे लगता है कि हमें लोगों के बीच या उनके आसपास ही खाना चाहिए। उसके चेहरे पर उदासी से भरी मुस्कान तेर आई। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होने पर मैं रुक जाऊंगा? उसने मुझे बड़े उत्तेजक तरीके से चेतावनी दी। मेरी आंखें फैल गई और मैंने फिर से थूक निकला। उम्मीद तो यही है। आओ, मैंने एक निजी डाइनिंग रूम बुक किया है वहां लोग नहीं होंगे। उसने एक मुस्कान के साथ बूथ से बाहर आते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अपनी वाइन ले लो, वो हौले से बोला। मैं अपना हाथ उसके हाथ में देकर उठ गई और दूसरे हाथ में अपना ग्लास थाम लिया। वह मुझे बार के पीछे से जा रही सीढ़ियों से मीजेन अलोर तक ले गया। वहां हीटमैन का एक आदमी हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। मिस्टर ग्रे, इस ओर आए। हम उसके पीछे चलते चलते एक छोटे से डाइनिंग रूम तक पहुंचे। बस एक ही मेज लगा था। कमरा छोटा पर आलीशान था। चमचमाते फानूस के नीचे फैले मेज पर लेलन क्रिस्टल के ग्लास, चांदी की कटलरी और सफेद गुलाबों का गुलदस्ता देखते ही बन रहे थे। लकड़ी के पैनल वाले कमरे में मानो किसी पुराने युग का सौंदर्य लौट आया हो। वेटर ने मेरी कुर्सी खींची और मैं बैठ गई। उसने नैपकिन मेरी गोद में रख दिया। क्रिश्चियन मेरे सामने बैठा तो मैंने कनखियों से उसे देखा। अपने होंठ मत काटो, वो हौले से बोला। हाय, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कब अपना होंठ काटने लगी। मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानूंगी। सच कहूँ तो अच्छा ही लगा। मैं उस समय किसी भी तरह का निर्णय लेने की मनस्थिति में नहीं थी। नहीं, ठीक है, मैंने कहा। जानकर अच्छा लगा कि तुम ऐसा बर्ताव भी कर सकती हो। तो हम कहाँ थे? वही छोटी मोटी बातें। मैंने एक घूंट भरा। ये सचमुच स्वादिष्ट है। क्रिश्चियन ग्रे को वाइन की गहरी समझ है। मुझे अपने पलंग पर उसके मुंह से मिला शराब का घूंट याद आया और मेरा चेहरा लाल हो गया।
हाँ, तुम्हारे मुद्दे। उसने जैकेट की जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। वह तो मेरा ईमेल था। क्लॉज नंबर 2। मैं सहमत हूँ। यह हम दोनों के फायदे के लिए है। मैं इसे ठीक करवा दूंगा। मैंने पलकें झपकाई। हाय, क्या हम एक एक कर सारे बिंदुओं पर इसी तरह चर्चा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बहादुर हूँ। यह तो पूरी तरह से तैयार लग रहा है। मैंने एक और घूंट भरा। तभी क्रिश्चियन बोला, मेरा यौन स्वास्थ्य। वैसे मेरे पिछले सभी साथियों ने रक्त की जांच करवाई थी और मैं स्वयं हर 6 माह सभी संभावित रोगों से बचाव के लिए सारे टेस्ट करवाता हूँ। मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे। मैंने आज तक नशे की दवाएं नहीं ली। दरअसल मैं उनके बुरी तरह खिलाफ हूँ। मेरे अपने कर्मचारियों से भी यही उम्मीद रहती है कि वैसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर कोई भी नशा करता पाया गया तो उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। समय समय पर मैं उनकी जांच भी करवाता रहता हूँ। वाह, सबको नियंत्रण में रखने वाला सनकी पगला गया है। मैंने सदमे में आकर पलकें झपकाई। मैंने आज तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाया। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? मैंने हामी भरी। तुम्हारे अगले बिंदु के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। एनेस्टेशिया, तुम किसी भी समय छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर तुम जाती हो तो सब वहीं खत्म हो जाएगा। बस। ओके, मैंने धीरे से कहा। मेरे जाते ही सब खत्म हो जाएगा। यह सोच ही पीड़ादायी थी। वेटर हमारे पहले कोर्स के साथ आ गया। मैं खा कैसे सकती हूँ? उसने बर्फ की परत पर ऑयस्टर ऑर्डर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छे लगेंगे, उसने कहा। मैंने पहले कभी खाए नहीं। कभी नहीं। सच्ची? उसने एक उठाया। देखो, बस इसे मुंह में डालो और निगलो। मुझे लगता है तुम ऐसा कर सकती हो, उसने कहा और मैं मन ही मन सोचकर पानी पानी हो गई कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। उसने खीसेनी पोरी और एक और ऑयस्टर पर नींबू का रस छिड़क कर उस अपने मुंह में डाल लिया। स्वादिष्ट। समुद्र का ताजा स्वाद। तुम भी खाओ ना, उसने हौसला बढ़ाया। तो मुझे इसे चबाना नहीं है। नहीं एनास्टेशिया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखी। मैंने अपने होंठ काटे और मुझे सख्ती से देखने लगा। मैंने झट से एक ऑयस्टर उठा लिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस पर नींबू का रस छिड़का और झट से निगल लिया। वह सीधा मेरे गले से उतरता चला गया। समुद्र का पानी, नमक, नींबू का तीखा रस और मांस का स्वाद। ओह, मैंने अपने होंठ चाटे और वह मुझे गहरी आंखों से देख रहा है। कैसा लगा? एक और लूंगी, मैंने कहा। अच्छी बच्ची, उसने गर्व से कहा। क्या तुमने जानकर इन्हें चुना है? क्या ये अपनी कामोत्तेजक विशेषता के लिए नहीं जाने जाते? नहीं, ये मेन्यू के पहले आइटम थे। मुझे तुम्हारे पास आने के बाद ऐसी चीजें झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है कि तुम जानती हो। मेरे पास आकर तुम्हारा भी यही हाल होता है, उसने कहा। तो कहाँ थे हम? वह मेरा ईमेल देखने लगा तो मैंने एक और ऑयस्टर उठा लिया। उसका भी मेरे जैसा हाल होता है। मैं उस पर असर डाल सकती हूँ। वाओ, हर बात में मेरा हुक्म मानना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही करो। तुम्हें ऐसा करना ही होगा एनेस्टेशिया। इसे एक रोल प्ले की तरह लो। पर मुझे चिंता है कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? कैसे? शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तुम्हारी सीमा से परे जाकर तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। तुमने एक बार कहा था कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई थी। हाँ, पर वह तो बहुत पहले की बात है। तुमने वह कैसे किया था? मैंने उसे अपने प्लेरूम की छत से टांग दिया था। दरअसल वह तुम्हारे सवालों में से एक है। प्ले रूम में वे खूंटियां इसलिए ही लगाई गई हैं। रोप प्ले। रस्सियों में से एक रस्सी बहुत कसकर बांध दी गई थी। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने की विनती की। मैं और नहीं जानना चाहती
तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगे? नहीं, अगर तुम ना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। तुम इसे एक कठोर सीमा बना सकती हो। ओके, तो आज्ञा मानना। तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी? उसने मुझे घूरा। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैंने कहा। गुड, अब समय की बारी है। 3 महीने के बजाय 1 महीने की कोई तुक ही नहीं बनती, खास तौर पर तब जब तुम मुझसे पहले ही 1 महीने में एक वीकेंड अपने लिए मांग रही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इतने लंबे समय तक अलग रह सकूंगा। अब मैं यह सब नहीं सह सकता। मुझसे दूर नहीं रह सकता क्या? अगर हर महीने तुम्हें एक वीकेंड में एक दिन मिले तो कैसा रहेगा? पर उस सप्ताह में मैं सप्ताह के बीच वाली एक रात भी लूंगा। ओके, और प्लीज इसे 3 महीने का करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम कभी भी जा सकती हो। 3 महीने? मैंने खुद को संभालने के लिए एक घूंट शराब और ऑयस्टर का सहारा लिया। मैं इन्हें पसंद करना सीख सकती थी। मालिकाना हक वाली बात, वह तो बस यूं ही लिखा गया है। इसका मतलब बस यही है कि अगर तुम एक शख्स गुलाम के रूप में मेरी सीमाएं लांघोगी तो मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें उसे स्वेच्छा से स्वीकारना होगा। तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं कहीं भी कभी भी किसी भी तरह तुमसे शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। मैं तुम्हें अनुशासन में रखूंगा ताकि तुम्हें सिखा सकूं कि तुम मुझे कैसे खुश रख सकती हो। और मैं जानता हूँ कि तुमने आज से पहले ये सब कभी नहीं किया, इसलिए पहले पहल हम सब कुछ सहज भाव से धीरे धीरे करेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भरोसा करो, पर मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना होगा और मैं जीत ही लूंगा। वह इस समय कितने जुनून और आवेग से भरा दिखाई दे रहा है। बेशक ये उसका जुनून है, वह ऐसा ही है। मैं उस पर से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। उसने बोलना बंद किया और मुझे घूरने लगा। क्या तुम मुझे सुन रही हो? उसने उन्हीं नजरों के बीच अपनी वाइन से एक घूंट भरा। वेटर दरवाजे के पास आया, उसका संकेत पाते ही मेज खाली कर दी। क्या तुम और वाइन लेना चाहोगी? मुझे गाड़ी चला कर जाना है। तो थोड़ा पानी? हाँ, सादा या स्पार्कलिंग? स्पार्कलिंग प्लीज। वेटर चला गया। तुम बहुत चुप हो, क्रिश्चियन बोला। और तुम बोल रहे हो, वह मुस्कुराया। अनुशासन। एनेस्थेसिया, आनंद और पीड़ा के बीच की विभाजक रेखा बहुत बारीक होती है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि पीड़ा भी कितनी आनंददायी हो सकती है। तुम अभी मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर मैं भरोसे की बात बार बार इसीलिए करता हूँ। वहां पीड़ा तो होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे तुम सह ना सको। सब भरोसे की बात है ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, भरोसा करती हूँ। मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, क्योंकि यह सच था। मुझे उस पर भरोसा था। ऐसा लगा कि उसे सुनकर अच्छा लगा। बाकी बातें तो बस यूं ही हैं। नहीं, वे भी महत्व रखती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा सिर उसके शब्दों से चकरा रहा है। मुझे केट का डिजिटल रिकॉर्डर साथ लाना चाहिए था ताकि उसकी बातें दोबारा सुन सकूं। यहाँ इतनी सूचना मिल रही कि एक साथ पचाना भारी हो रहा है। वेटर दोबारा प्रकट हो गया। इस बार ब्लैक कॉर्ड एस्परागस व हॉलिडन सॉस के साथ मसले हुए आलू लाया था। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मछली पसंद आएगी, क्रिश्चियन ने कहा। मैंने अपने पानी से एक घूंट भरा और मन ही मन सोचा कि काश यह वाइन होती। नियम, चलो उनकी बात करने। भोजन के ऊपर मामला बिगड़ सकता है। हाँ, क्या मैं थोड़ा परिवर्तन करते हुए कह सकता हूँ कि तुम दिन में कम से कम 3 बार खाओगी? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे क्या खाना चाहिए यह किसी को बताने का हक नहीं है। हाँ, बेशक मेरे शरीर पर तुम्हारा हक होगा, पर मेरी भूख पर कभी नहीं। उसने होंठ भींचे। मुझे पता होना चाहिए कि तुम भूखी नहीं हो। मैंने त्योरी चढ़ाई। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
वह मुझे एक पल घूरता रहा, फिर शांत हो गया। मिस स्टील, मैं तुम्हें खाने और सोने के मामले में छूट देता हूँ। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती? ये तो मालिक और गुलाम वाली बात है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकती? क्योंकि तुम नहीं छू सकती। उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं घिर आईं। क्या यह मिसेस रॉबिन्सन की वजह से है? उसने सवालिया निगाहों से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और अचानक वह समझ गया। तुम्हें लगा कि उसने मुझे सताया होगा? मैंने हामी भरी। नहीं एनेस्टेशिया, वह इसका कारण नहीं है। वैसे भी वह मेरे साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रखती थी। ओह, पर मैं तो रखती हूँ। मैंने होंठ फैलाए। तो इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छुओ। क्या? अरे हाँ, वह हस्तमैथुन वाला क्लॉज। बस यूं ही पूछ लिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे सारे आनंद पर अपना हक चाहता हूँ, उसने कड़े शब्दों में कहा। ओह, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक ओर तो वह मेरे होंठ काटना चाहता, दूसरी ओर इतना स्वार्थी है। मैंने मछली का एक कौर लिया और मन ही मन सोचने लगी कि मुझे क्या क्या छूट मिली। खाना और सोना। वह सारे मामले को धीरे धीरे आगे ले जाएगा। और अभी हमने कोमल सीमाओं की चर्चा नहीं की, पर मुझे नहीं लगता कि मैं खाने के दौरान उनके बारे में बात कर सकूंगी। मैंने तुम्हें सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है ना? हाँ। क्या तुम कोमल सीमाओं पर चर्चा करना चाहोगी? खाना खाते हुए तो नहीं। वह मुस्कुराया। जी मितलाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही मान लो। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने काफी खा लिया। 3 ऑयस्टर, 4 कौर मछली और एक छोटी गुच्छी एस्परागस। न आलू, न मेवे, न ऑलिव। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तुम कहती हो कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हे भगवान, ये तो पूरा हिसाब रखता है। क्रिश्चियन, प्लीज, ये कोई रोजमर्रा का आम दिन नहीं है। मैं रोज बैठकर इस तरह की बातचीत नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से सेहतमंद और फिट रहो। मैं जानती हूँ। और अभी तुम्हें इस पोशाक से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने अपना थूक निगला। केट की पोशाक से बाहर? पेट में अजीब सी खलबली होने लगी। वह फिर से अपना सबसे अच्छा हथियार मुझ पर आजमाना चाह रहा है। सेक्स। मुझे तो ये कोई अच्छा उपाय नहीं लगता। हमने तो मीठे में भी कुछ नहीं खाया। क्या तुम कुछ मीठा खाना चाहती हो? वह झपटा। हाँ, वह तो तुम ही हो सकती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मीठी हूँ। ओह एनेस्टेशिया, तुम कितनी मीठी हो यह तो मैं जानता हूँ। क्रिश्चियन, तुम सेक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो, यह सही नहीं है। मैंने अपने हाथों को घूरते हुए एक और फिर सीधा उसकी आंखों में झांका। उसने हैरानी से भवें उठा मेरे शब्दों पर विचार करने लगा। तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ एनेस्टेशिया। जीवन में आप वही तो करते हैं जो आप जानते हैं। इस तथ्य से इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, यहीं और अभी। वह मुझे अपनी आवाज से किस तरह उत्तेजित कर लेता है। मैं पहले से ही हाँफ रही, नसों में खून तेजी से दौड़ रहा है और सारे स्नायु कांप रहे हैं। मैं कुछ आजमाना चाहूंगा, उसने कहा। मैंने त्योरी चढ़ाई। उसने हाल ही में इतनी कहानियां सुनाई और अब यह सब करना चाहता है। अगर तुम मेरी सब यानी सेक्स गुलाम होती तो तुम्हें यह सब सोचना न पड़ता। ये सब काफी आसान होता। वे सारे फैसले और सारी प्रक्रियाएं भुलाकर वही करो जो मैं कहता हूँ। भूल जाओ कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तुम्हें किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक मालिक के तौर पर कह रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि एनेस्टेशिया, इस समय तुम भी मुझे चाहती हो। मेरी भवें तिरछी हो आई। वह ये सब कैसे कह सकता है? मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा बिना कहे सवाल का भी जवाब दे रहा है। क्या ये मन की बातें भी जान लेता है? तुम्हारा शरीर ही सब कह जाता है।
तुम अपनी जांघों को दबा रही हो, तुम घबरा रही हो और सांस भी उथली हो गई है। ओह, अब तो अति ही हो गई है। तुम्हें मेरी जांघों के बारे में कैसे पता? मैंने हॉलिस से पूछा। वे तो मेज के नीचे हैं, उसे कैसे पता? मैंने मेज के कपड़े को हिलते देखा और अंदाजा लगा लिया। मुझे बरसों का अनुभव भी तो है। मैं सही कह रहा हूं ना? मैंने घबराकर अपने हाथ देखने शुरू कर दिए। मैं तो कभी इस खेल में से जीत ही नहीं सकती। वह इस खेल के सारे नियम समझता है। मैं बिल्कुल ही नौसिखिया और अनाड़ी हूँ। मैं केट से इस बारे में पूछ सकती हूँ और वो मर्दों से ऐसे रिश्ते नहीं रखती। बाकी सारे संदर्भ तो काल्पनिक हैं। मेरी नायिकाएं कैसी प्रतिक्रिया देती? मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है। तुम मेरे बजाय ठंडी मछली खाना चाहती हो? मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मिसेस स्टील, इस समय मुझे तुम्हारे खाने की परवाह नहीं है। क्रिश्चियन, तुम सही नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूँ, मैं कभी नहीं करता। मेरे भीतर बैठी लड़की ने त्योरी चढ़ाई। तुम ऐसा कर सकती हो, उसने बहलाया। इस सेक्स कॉर्ड से उसका एक खेल खेल कर दिखा। क्या मैं कर सकती हूँ? ओके, क्या करूं? मैंने झट से एक गुच्छी एस्परागस उठाकर मुंह में धर ली और उसे चूसा। क्रिश्चियन की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। एनास्टेशिया, तुम क्या कर रही हो? मैंने खाते हुए कहा। अपना खाना खा रही हूँ। क्रिश्चियन अपनी ही सीट में पलटा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे खेल रही हो। नहीं मिस्टर ग्रे, मैं तो खाना खा रही हूँ। वेटर भी अचानक बिना पूछे अंदर आ गया। पहले तो क्रिश्चियन ने आंख दिखाई, लेकिन फिर उसे मेज खाली करने की इजाजत दे दी। वेटर प्लेटें उठाने लगा और उसका जादू टूट गया। मैंने उसी पल में तय किया कि अब जाना ही होगा। अगर मैं वहां रुक गई तो यह मुलाकात एक तरफा ही रह जाएगी। मुझे ऐसी गहरी बातचीत के बाद अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। बेशक मेरा शरीर उसके स्पर्श के लिए तड़प रहा है, पर मन बगावत पर उतारू है। मुझे उसकी बातों पर गौर करने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। मैंने भी कोई फैसला नहीं किया और उसके इस कामुक का आकर्षण व शक्ति के आगे तो बाकी सब और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम मीठे में कुछ लेना चाहोगी? क्रिश्चियन ने भले मानस की तरह पूछा, पर उसकी आंखें अभी दहक रही हैं। नहीं, थैंक यू। मेरे हिसाब से मुझे चलना चाहिए। जाना है? वह अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पाया। वेटर हड़बड़ाहट में निकल गया। हाँ, यही सही फैसला है। अगर मैं यहाँ रही तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। मैं कुछ सोचकर खड़ी हो गई। कल हम दोनों को ग्रेजुएशन समारोह में जाना है। क्रिश्चियन ने अपनी सभ्यता का तकाजा छोड़ नहीं पाया और साथ ही खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। प्लीज, मुझे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे कई तरह के विचारों से लाद दिया है और मुझे कुछ दूरी चाहिए। मैं तुम्हें आसानी से रोक सकता हूँ, उसने धमकी दी। हाँ, मैं जानती हूँ, पर चाहती नहीं कि तुम ऐसा करो। उसने मुझे ध्यान से देखते हुए बालों में हाथ फिराए। पता है, जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी तो तुम्हारे मुंह से जी सर, नहीं सर के सिवाय कुछ निकल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि तुम में तो गुलामों वाली आदतें जन्मजात हैं। पर सही कहूं तो एनेस्टेशिया, किसी के हुक्म पर चलना तुम्हारे खून में नहीं है। वह कहते हुए आगे बढ़ा और उसकी आवाज भारी हो गई। हो सकता है तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने सांस ली। मैं तुम्हारी संभावना के अन्वेषण का अवसर चाहता हूँ। वो मुझे घूरते हुए हौले से बोला, फिर आगे आकर मेरे निचले होंठ पर अपना अंगूठा फिराने लगा। एनेस्टेशिया, मुझे कोई और तरीका नहीं आता। मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानती हूँ। वो मुझे चूमने के लिए झुका, पर पहले मानो उसकी आंखें मुझसे इजाजत मांगने लगी। मैंने भी अपने होंठ आके कर दिए और उसने मुझे चूम लिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कभी उसे दोबारा चूम भी पाऊंगी या नहीं। मैंने अपने हाथों को उसके बालों में जाकर घूमने की छूट दे दी और उसकी पकड़ भी कड़ी होती चली गई। वह लगातार चूम रहा था। मैं तुम्हें यहाँ ठहरने के लिए लुभा नहीं सका,
उसने चुंबनों की बौछार के बीच कहा। नहीं, मेरे साथ एक रात बिताओ और तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं। क्यों? वह कराहा। तुम बड़ी ही जबरदस्त लड़की हो। उसने मुझे फिर से घूरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए विदा ले रही हो? क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था और यह तुम भी जानती हो। क्रिश्चियन, मुझे इस बारे में सोचना होगा। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ इस तरह कोई संबंध चाहती भी हूँ या नहीं। उसने आंखें बंद कर मेरे माथे से अपना माथा सटा लिया और हम दोनों को ही सांस लेने का मौका मिल गया। फिर उसने मेरा माथा चूमकर गहरी सांस ली, मेरे बालों में अपनी नाक घुसाते हुए हाथ हटाए और कदम पीछे ले लिया। मिसेस स्टील, जैसा तुम चाहो। उसका चेहरा भावहीन था। मैं तुम्हें लॉबी तक छोड़ दूंगा। उसने अपना हाथ आगे किया। मैंने झुककर पर्स उठाया और हाथ उसके हाथ में दे दिया। ओह, यह ऐसा भी कर सकता है। मैं चुपचाप उसके साथ लॉबी तक आ गई। अगर मैंने ना कहने का फैसला लिया तो बेशक यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जैसे मेरे दिल को कोई भीतर ही भीतर ऐंठ रहा था। यह सब कितना पीड़ादायी होता है। क्या तुम्हारे पास वॉलेट टिकट है? मैंने क्लच पर्स में हाथ डाला। उसने उसे दरबान को दे दिया। मैंने उसे कनखियों से देखा। डिनर के लिए थैंक्स मिसेस स्टील, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उसने विनम्रता से कहा, हालांकि वह अपने ही विचारों में पूरी तरह से खोया और भटका हुआ था। मैंने उसे कनखियों से देखा और उसके सुंदर चेहरे को आंखों में भर लिया। यह सोचकर ही कलेजा दरक रहा था कि शायद दोबारा उससे नहीं मिल सकूंगी। वह अचानक मुड़कर मुझे घूरने लगा और चेहरे के भाव गहरा गए। तुम इस वीकेंड पर सियाटल जा रही हो? अगर तुमने सही फैसला लिया तो क्या हम इतवार को मिल सकते हैं? उसने हिचकते हुए पूछा। मैं देखती हूँ, हो सकता है। पल भर के लिए जैसे उससे चैन आ गया, फिर चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। बाहर ठंड है, क्या तुम्हारे पास जैकेट नहीं है? नहीं। उसने खींचकर सिर हिलाया और अपनी जैकेट उतार दी। ये लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लग जाए। मैंने उसे देखकर पलकें झपकाई और उसने जैकेट को मेरे कंधे पर डाल दिया। मुझे उससे पहली मुलाकात याद आ गई। तब भी उसने मुझे मेरी जैकेट इसी तरह दी थी। वही खिंचाव आज तक बरकरार है, बल्कि पहले से भी ज्यादा गहरा गया है। उसकी जैकेट गर्म है, काफी बड़ी, पर इसमें से उसकी महक आ रही है। यम्मी। मेरी कार बाहर आ गई। मेरी कार देखकर क्रिश्चियन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यह चला कर आई हो? वह हतप्रभ था। वह मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गया। दरबान ने बाहर से आकर मुझे चाबी दे दी। क्रिश्चियन ने उसके हाथ में कुछ पैसे धर दिए। क्या ये सड़क पर चलने के लायक है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। क्या ये सियाटल जाएगी? हाँ, जाएगी। सुरक्षित रूप से? हाँ, माना ये पुरानी है पर मेरी है और सड़क पर चलने के लायक है। मेरे सौतेले पिता ने इसे मेरे लिए खरीदा था। ओह एनास्टेशिया, मुझे लगता है कि हम इससे बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे कार खरीद कर नहीं दे सकते? उसने मुझे घूरा और जबड़े सख्त हो गए। देखेंगे। उसने ड्राइवर वाला दरवाजा खोला और मुझे अंदर जाने दिया। मैंने हील उतारी और शीशा नीचे किया। वह बड़ी हैरानी से मुझे देख रहा है। ध्यान से जाना। गुड बाय क्रिश्चियन। मेरी आवाज छिपाए गए आंसुओं से भर रही है। ओह, मैं रोऊंगी नहीं। मैंने उसे छोटी सी मुस्कान दी। जैसे ही गाड़ी चली तो आंसू रोकना भारी हो गया और मैं सुबकियां भरने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैं तो अपनी बात पूरी करके आई थी। उसने सब कुछ साफ साफ समझा दिया था। वह मुझे चाहता है, पर सच्चाई यह है कि मैं और भी ज्यादा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह भी मुझे उसी तरह चाहे जैसे मैं चाहती हूँ। अंदर ही मैं यह भी जानती हूँ कि यह कभी संभव नहीं हो सकता। मैं भावुक हो उठी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उसे किस श्रेणी में रखूं।
अगर यह सब करती हूँ तो क्या वह मेरा बॉयफ्रेंड कहलाएगा? क्या मैं उसे दोस्तों से मिला सकूंगी? उसके साथ बार, सिनेमा, बाउलिंग गेम के लिए जा सकूंगी? सच तो यह है कि मैं शायद ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगी। वह मुझे खुद को छूने तक नहीं देगा और मेरे साथ सोएगा भी नहीं। मैं जानती हूँ कि अब तक यह नहीं हुआ, पर मैं आने वाले समय के लिए तो सब चाहती हूँ और उसका आने वाला कल ऐसा नहीं है। अगर मैंने हाँ कहा और उसने 3 महीने बाद ना बोल दिया तो? अगर वह मुझे बदलने में नाकामयाब रहा तो मैं कैसा महसूस करूंगी? मैं उन सब बातों में 3 महीने भावनात्मक रूप से भी लगा दूंगी, जिन्हें मैं शायद सही नहीं मानती। अगर तब उसने मुझे नकार दिया तो मैं क्या यह कष्ट सह सकूंगी? शायद यही बेहतर होगा कि मैं अपनी बचा खुचा स्वाभिमान समेट कर पैर पीछे हटा लूं। पर उसे दोबारा देख ना पाने या उससे न मिल पाने की सोच भी कितनी पीड़ादायी है। वह कितनी आसानी से मेरी रूह में समा गया है। यह सिर्फ सेक्स का असर तो नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आंसुओं को मुड़ने दिया और अपनी भावनाओं को उसके लिए परखना भी नहीं चाहती। डरती हूँ कि अगर जान गई तो क्या होगा। मैं क्या करने जा रही हूँ? मैंने घर के बाहर गाड़ी पार्क की। बत्तियां बंद है। इसका मतलब है केट बाहर गई हुई है। अच्छा ही है। मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा रोता देखे। मैंने कपड़े बदलते हुए लैपटॉप ऑन कर दिया। वहाँ क्रिश्चियन का ईमेल इंतजार में था। क्रिश्चियन ग्रे, आज रात, डेट 25 मई, एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिस स्टील, मैं समझ नहीं सका कि तुम आज शाम भाग क्यों गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया। बेशक तुम्हें कुछ सोचना होगा और उम्मीद करता हूँ तुम मेरे प्रस्ताव पे गंभीरता से विचार करोगी। मैं सचमुच इस रिश्ते को कारगर बनाना चाहता हूँ। हम सब कुछ सहज भाव से लेंगे, भरोसा करो। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। उसका ईमेल पढ़कर तो मैं और भी रोई। मैं कोई जायदाद नहीं हूँ। मैंने उसे जवाब भी नहीं दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं बिस्तर में लेटकर उसकी सारी परिस्थितियों के बारे में सोचने लगी जब उसने मुझे खुद से दूर रहने को कहा था। एनेस्टेशिया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। मैं गर्लफ्रेंड वगैरह में यकीन नहीं रखता। मैं रोमानिक किस्म के लोगों में से नहीं हूँ। मैं प्यार नहीं करता। मैं तो बस यही जानता हूँ। जब मैं तकिए में मुंह दिए रो रही थी तो दिमाग में आखिरी बात यही आई। मैं भी यही जानती हूँ। शायद हम दोनों मिलकर कोई नया रास्ता तय कर सकें। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 13 समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अध्याय 14 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।